स्टार्ट करें सेशन। ओके, सो बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो आपका क्लास 12th का वेरी फर्स्ट चैप्टर है, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है। सो आप क्या समझते हैं, रिलेशन क्या है और फंक्शन क्या है? आप मुझे समझा सकते हैं रिलेशन क्या होता है और फंक्शन क्या होता है? आप बता सकते हैं मुझे? हाँ, रिलेशन क्या होता है, आप रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं? अच्छा, आप करके नहीं गए थे। चलिए, वैसे आप रिलेशन, आप इन जनरल रिलेशन का मतलब समझते हैं इंग्लिश के अंदर? जैसे आपका और आपके फादर का रिलेशन है, आपका और आपका मदर का रिलेशन है, तो रिलेशन एक तरह से क्या है? एक तरह का कनेक्शन। रिलेशन क्या है? एक तरह का कनेक्शन है जो दो एंटिटीज को जोड़ता है। अब एंटिटीज में यहाँ पर चाहे हमारे पास दो सेट हो जाएं, जैसे सपोज सपोज मैं यहाँ ले लेता हूँ, ये हमारे पास एक सेट आ गया, ठीक है, और ये हमारे पास एक दूसरा सेट आ गया बी। ठीक। अब इसमें कुछ भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, x1 x2 x3, और यहाँ पर भी y1 y2 y3 ऐसे। सो ये जो कनेक्शंस हैं, इनको हम बेसिकली, इन कनेक्शंस को ही हम क्या कहते हैं कि ये ए और बी के अंदर एक तरह का क्या है, एक तरह का रिलेशन बनाता है, एक तरह का एक रिलेशन बनाता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई? सो it is a sort of connection which is connecting elements or entities in one set to another set. ठीक है। फंक्शन जो होता है, फंक्शन हम स्पेसिफिकली अगर बात करें फंक्शन की, सो फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ रिलेशन। मतलब ईच एंड एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, बट ईच एंड एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। ईच एंड एवरी फंक्शन कैन बी अ रिलेशन, बट every relation cannot be a function. ठीक है। So what is the difference between the two? Let's discuss. ठीक है। So relation, यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है, रिलेशन क्या है? सिंपली एक रिलेशनशिप है जो दो एंटिटीज को जोड़ता है, दो ऑब्जेक्ट्स को जोड़ता है, दो वैल्यूज को जोड़ता है, या सेट्स के अंदर अगर हम टर्म्स में बात करें, सेट के टर्म में अगर हम बात करें, तो ये सिंपली एक कनेक्शन है। ठीक है। फंक्शन क्या है? फंक्शन इज अ वेल बिहेव्ड रिलेशन। वेल बिहेव्ड रिलेशन मतलब जो कि अच्छे से डिफाइंड है। इस कनेक्शन को अगर हम 1 to 1 कर देते हैं, मतलब फॉर एवरी एलिमेंट इन ए, सपोज इस सेट का नाम ए है, मैं यहां की बात कर रहा हूं, आप कर्सर देख पा रहे हैं जहां मैंने ए लिखा है? हाँ, और ये जो आप आउटपुट सेट देख रहे हैं, इसको हम बी मान लेते हैं। तो इनपुट में हमारे पास एक वैल्यू है 8, 16, -3, 2, -7। आप देख रहे हैं 8 इज कनेक्टेड विद 10, 16 इज कनेक्टेड विद -3, -3 इज कनेक्टेड विद 0, 2 इज कनेक्टेड विद -9 एंड -7 इज कनेक्टेड विद 12। तो यहां आप देख रहे हैं कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास, हाँ हाँ हाँ, देखो बेटा, यहां पर ये जो एरो है, ये एक तरह का कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहा है। कनेक्शन किसी भी तरह का हो सकता है, ये किसी भी तरह का फंक्शन हो सकता है। इस कनेक्शन, हाँ हाँ, सो इस एरो को ही हम कहते हैं फंक्शन। ये जो एरो है, यही वो फंक्शन है जो 8 को 10 से रिलेट कर रही है, 16 को -3 से रिलेट कर रही है, -3 से 0 को कनेक्ट कर रही है। यहां पर जो एक इंपॉर्टेंट चीज है समझने की, वो ये है कि ये जितनी भी वैल्यूज हैं, देखिए 8, 16, -3, 2, -7, जो कि सेट ए में है, जो कि इनपुट साइड पे है, इन कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट्स डिफाइंड है। हर वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई भी आप वैल्यू ले लो, 8 ले लो, 16 ले लो, -3 ले लो, 2 ले लो, -7 ले लो, इन हर वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एक वैल्यू है जो कि हमारे आउटपुट में है। मतलब फंक्शन एक स्पेसिफिक तरह का रिलेशन है, एक स्पेसिफिक तरह का कनेक्शन है, जो कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स को किसी ना किसी यूनिक वैल्यू के साथ कनेक्ट करता है सेट बी के अंदर, मतलब आउटपुट सेट के अंदर। ये बात समझ में आई आपको? मतलब हर इनपुट का कोई ना कोई आउटपुट है।
हर इनपुट का कोई ना कोई आउटपुट है। ये किस में पॉसिबल है? ये रिलेशन, ये फंक्शन में पॉसिबल है। लेकिन ये चीज एक रिलेशन में पॉसिबल नहीं होता। अब हम दूसरे की बात करते हैं। देखिए यहां पर जो हमारा इनपुट सेट है ए और ये हमारा आउटपुट सेट है बी। यहां आप देखिए -3 के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू नहीं है, -3 के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई आउटपुट नहीं है। तो इस तरह का जो कनेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिलेशन बोलते हैं। ठीक है। सो रिलेशन जो है बेसिकली, हाँ रिलेशन जो है बेसिकली वो एक तरह का इंटरकनेक्शन है, एक तरह का कनेक्शन है। वो कनेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन फंक्शन में इनपुट साइड पे हमेशा कोई ना कोई कनेक्शन स्टैब्लिश होगा जो कि हमें आउटपुट डेफिनेटली देगा, और जो आउटपुट हमें मिलेगा वो यूनिक होगा। ऐसा नहीं होगा, देखिए इस चीज को मैं थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं कि सपोज ऐसा नहीं होगा। सपोज मेरा कोई फंक्शन है f(x), ठीक है। अगर मैं f ऑफ -1 डालूं तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे दो वैल्यूज नहीं मिलेंगी यहां पर, ठीक है। सपोज कोई हमारे पास फंक्शन है, कोई भी हमारे पास फंक्शन हो सकता है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमें वैल्यू है वो हमें एक ही मिलेगी। ऐसे नहीं होगा कि 0 भी मिल जाएगी और 1 भी मिल जाएगी, या 1 भी मिल जाएगा 2 भी मिल जाएगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। सपोज f(x) इज इक्वल टू x², ठीक है। अब f ऑफ -1 अगर हम करेंगे यहां पर तो भी आंसर मेरा 1 ही आ रहा है, और f ऑफ 1 करेंगे तो भी मेरा आंसर 1 ही आ रहा है। हाँ, तो ये पॉसिबिलिटी है कि -1 और 1 हो सकता है कि दो, ये हमारा इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है। हो सकता है कि दो इनपुट साइड की जो हम एंटिटीज ले रहे हैं, जैसे एक ये एंटिटी लिए, ये एंटिटी लिए, इन दोनों का आंसर एक आ जाए, लेकिन एक इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग दो आउटपुट नहीं आएंगे। ऐसे नहीं है कि हमें आउटपुट 1 भी मिल जाएगा और आउटपुट 2 भी मिल जाएगा। जब भी आउटपुट मिलेगा वो एक ही होगा। तो दिस इज अ यूनिक आउटपुट। समझ में आया? फंक्शंस में इनपुट साइड पे चाहे आपकी एक वैल्यू है, चाहे दो वैल्यू है, चाहे 3 वैल्यू है, लेकिन आउटपुट आपका एक ही आएगा। ऐसे नहीं है कि आपकी आउटपुट 2 आ जाएगी। तो इस तरह का रिलेशन जो है एक, मतलब फंक्शन में अब क्या इंपॉर्टेंट चीज हो गई? पहली चीज तो क्या है कि आपका जो इनपुट साइड का सेट है, सेट मतलब कलेक्शन ऑफ आइटम्स। तो यहां पर हमारे पास जितनी भी वैल्यू हो, -2, -1, 1, 0, ठीक है, या 2, ये जितनी भी वैल्यूज हैं, इन सारी वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट मिलना चाहिए, पहला पॉइंट। और दूसरा, हमें जो आउटपुट मिलना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए, मतलब आउटपुट एक ही मिलना चाहिए, दो आउटपुट नहीं मिलेंगे हमें। ये हमारी डेफिनेशन है किसकी? फंक्शन की। तो अब आपको फंक्शन और रिलेशन का डिफरेंस समझ में आया? हर फंक्शन रिलेशन है, हर फंक्शन रिलेशन है, लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है बेटा? ऑर्डर पेयर को हम क्या बोलते हैं? देखिए, ऑर्डर्ड पेयर क्या है? लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स इन विच ऑर्डर इज सिग्निफिकेंट, मतलब जिसमें ऑर्डर मायने रखता है। सो ऑर्डर्ड पेयर हम कैसे निकालते हैं? ऑर्डर्ड पेयर करने के लिए हमें कार्टेशियन क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ता है। ये जो ए है ये हमारा एक सेट है और बी जो है हमारा दूसरा सेट है। तो सपोज हमारे पास एक सेट है ए, इस ए के अंदर हमारे पास 1, 2, 3 ये 3 एंटिटीज हैं, और एक सेट है हमारे पास बी, इसके अंदर जो हमारे पास एंटिटीज हैं वो एक्स और वाई है, ठीक है। तो अगर मुझे इसका ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, ओपी बनाना है, तो इसका मुझे क्या करना पड़ेगा? ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं? देखिए, 1, x, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, x, 1 से, हाँ यस, तो जितने पॉसिबल वैल्यूज आएंगे, यस, तो ये आप देखेंगे ये हमें मिल जाएगा 1, x, 1, y, 2, x, 2, y, 3, x एंड 3, y। जितनी भी वैल्यूज हैं, ये जितनी भी वैल्यूज हैं, ठीक है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारा आंसर आएगा वो डिफाइन करेगा एक रिलेशन को, ये डिफाइन करेगा रिलेशन को। और इस रिलेशन का सबसेट क्या होता है? फंक्शन। अब मैं यहां एक फंक्शन बना देता हूं। सपोज मैंने एक फंक्शन बना दिया, ये एक फंक्शन बना दिया, ये और एक फंक्शन बना दिया, ये।
ठीक है, ये हमारा एफ फंक्शन हो गया। तो अब इसका जो सेट बनेगा, जो पेयर बनेगा, क्या बनेगा? 1 कॉमा एक्स, 2 कॉमा वाई एंड 3 कॉमा वाई। अब आप देख लीजिए ये 1 कॉमा एक्स, 2 कॉमा वाई और 3 कॉमा वाई ये यहाँ पर अवेलेबल है, ए क्रॉस बी के अंदर अवेलेबल है ये वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज अवेलेबल है 1 कॉमा। तो एफ क्या हुआ? एफ इज अ सबसेट ऑफ आर, मतलब फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ रिलेशन। समझ में आ गया आपको ये बात? और ये हमने कैसे प्रूफ किया? विद द हेल्प ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, जो कि हमने ऑर्डर्ड सेट निकाला। ऑर्डर्ड सेट का अगर हम कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन डिनोट करते हैं तो जो फंक्शन होता है वो रिलेशन का सबसेट कहलाता है, क्योंकि ये ए क्रॉस बी हमें क्या देगा? रिलेशन। ये हमें बताएगा ऑल पॉसिबल इंटरकनेक्शन बिटवीन ए एंड बी, हर तरह के इंटरकनेक्शन, चाहे वो आउटपुट देते हो चाहे वो आउटपुट नहीं देते हो, लेकिन फंक्शन हमें वो इंटरकनेक्शंस बताएगा जिनका डेफिनेटली कोई आउटपुट निकलता है, और दूसरा जो आउटपुट निकलेगा वो यूनिक होगा, मतलब सिंगल वैल्यू होगी। ठीक है जी, क्लियर है? यहां पर जो हमारा सेट ए है उसको हम बेटा डोमेन कहते हैं, और कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा आउटपुट निकलता है उन वैल्यूज को हम रेंज बोलते हैं। ठीक है जी, तो इसका मोर स्पेसिफिक टर्म है कोडोमेन। ठीक है, इस सेट को हम कोडोमेन कहते हैं। ठीक है, इसको हम रेंज नहीं बोलेंगे, रेंज तब बोला जाता है जब कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। जब कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाता है तब उसे हम कहते हैं कि जो ये फंक्शन है हमारा ये ऑन टू है या इनटू है, तो वो हम आगे अभी डिफाइन करेंगे। पहले हम डोमेन की बात करते हैं कि डोमेन क्या है। तो डोमेन क्या है? ये हमारा फंक्शन है एफ, ये हमारी वैल्यूज है x1, x2, x3। ठीक है, ये x1 हमारा 1 है, x2 हमारा 2 है, x3 के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी वैल्यू है वो 3 है। और जब इन x1 के ऊपर, मतलब इस फंक्शन के ऊपर ये सेट ऑफ x है, ये जो है जो a हमारा लिया है हमने सेट, ये सपोज हमारा x है, और ये कॉरस्पॉन्डिंग जो है ये हमारी y है, आउटपुट। ठीक है, सो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जब मैं f ऑफ 1 करता हूं तो मुझे वैल्यू जो मिल रही है वो 5 मिल रही है। f ऑफ 2 कर रहा हूं तो वैल्यू मुझे 7 मिल रही है। f ऑफ 3 कर रहा हूं तो भी वैल्यू मुझे 7 मिल रही है। सो ये हमारा क्या है? ये जो वैल्यूज आई हैं 5, 7, 7, ये पार्ट है कोडोमेन का, और ये 1, 2 और 3 मतलब जो x इनपुट ले सकता है, जो x वैल्यूज ले सकता है। x कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है? 1 ले सकता है, 2 ले सकता है, 3 ले सकता है। तो ये जो वैल्यूज ले रहा है कहां से ले रहा है? a से। कहां से ले रहा है? a से ले रहा है। तो ये जो a है ये हमारा इन सारी वैल्यूज के कलेक्शन को, जो सेट a है, ये कहलाएगा डोमेन, और सारी आउटपुट वैल्यूज के कलेक्शन को हम बोलते हैं कोडोमेन। ठीक है, सो इसका जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन आप लिख लीजिए। ठीक है, डोमेन इज द सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन और अ रिलेशन। इट इज इनपुट वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन और अ रिलेशन। और हाँ, so domain is set of input values of a function or a relation। जो भी x वैल्यूज को ले सकता है, जिन जिन वैल्यूज को x ले सकता है इन अ फंक्शन fx, उन सभी वैल्यूज के कलेक्शन को हम कहते हैं डोमेन। एंड उन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट वैल्यूज निकलती हैं, उन सारी वैल्यूज का कलेक्शन जब हम करते हैं उसे हम डोमेन कहते हैं, या कुछ बुक्स में उसको डायरेक्टली रेंज कह देते हैं, लेकिन ज्यादा स्पेसिफिक टर्म जो है वो कोडोमेन है। ठीक है, रेंज और कोडोमेन बराबर होते हैं, लेकिन वो किस केस में होते हैं वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, वो हम आपको आगे बताएंगे। अभी जो समझना इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सपोज अगर हमारे पास कोई ऑर्डर्ड पेयर है,
तो ऑर्डर्ड पेयर में कॉमा से पहले वाली एंटिटी, मतलब जो फर्स्ट एंटिटी है, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर -6, -1, ये -6, -1, 1, 5, 7, ये आपका कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनाएगा, डोमेन। मतलब अगर आपको डोमेन की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो इन सारी वैल्यूज को अगर हम कलेक्ट कर लेंगे तो वो हमारा क्या बना देगा, डोमेन। ठीक है, और आउटपुट वैल्यूज जो आती हैं वो कॉमा के बाद आती हैं ऑर्डर्ड पेयर के अंदर। तो 2, -1, 4, 4 एंड -4, ये जो वैल्यूज हैं इन सब के कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, रेंज। ठीक है, या कोडोमेन। ठीक है, क्लियर है, ये समझ में आया आपको? ओके, अच्छा, हाँ आप लिख सकते हैं बेटा, आप लिख लीजिए। सो लिख लिया आदित्य आपने? ओके, सो अब हम आ जाते हैं हमारा, अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? फंक्शन इज डिफाइंड एज अ रूल। ये एक तरह का रूल हो सकता है, ये एक तरह की मैपिंग हो सकती है, ये एक तरह का मैनर हो सकता है, या ये एक तरह का कॉरस्पॉन्डेंस हो सकता है, जो कि ईच एंड एवरी एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू सेट ए, जो सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सभी एलिमेंट्स को ये सेट बी के यूनिक एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट करता है, मैप करता है, ठीक है, या उनको जोड़ता है। तो ये मेथड है, एक तरह का फंक्शन है, ठीक है, एक तरह का इंटरकनेक्शन है जो कि सेट ए को सेट बी से जोड़ता है यूनिकली। ठीक है, क्लियर है? फंक्शन का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया? एक मेरे को रेंज को लेके एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ बोलो। तो ये जो हमने जो पिछले उसमें हमने रेंज का लिखा था 2, -1, हाँ 4 -4। हाँ तो सर उसमें जो सारे कॉमा वाले थे, हाँ हाँ, सर उसमें 2 बार 4 था रेंज के उसमें। तो सर हम 2 बार नहीं लिखेंगे, नहीं बेटा, हम एक बार ही लिखेंगे क्योंकि वैल्यू तो कॉरस्पॉन्डिंगली एक ही है ना। ठीक है ना, जैसे ये है देखो, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 4 आया और 5 के कॉरस्पॉन्डिंग भी 4 आया, तो वैल्यू तो एक है, ठीक है, लेकिन इसको हम 2 बार ही नहीं लिखेंगे। ठीक है, जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन जो है, कनेक्शन 2 एस्टैब्लिश हुए हैं, वैल्यू तो हमारी एक ही है, वैल्यू तो 4 है, लेकिन वो 2 जगह उसको 2 बारी जोड़ा गया है, एक बारी 1 से जोड़ा गया है और एक बारी 5 से जोड़ा गया है। आप देख पा रहे हैं इमेज में? ठीक है, हाँ। सो इसलिए जो इस तरह की मैपिंग होती है उसको हम फंक्शन कहते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया? ओके, सो यहां पर भी आप देख पा रहे हैं, यहां पर हमने जो 2 सोर्स और टारगेट हमने करके 2 डोमेन बना रखी है, एक ए बनाया है, एक बी बनाया है, और ए से बी का एक कनेक्शन है जो हमने एरो से ड्रॉ किया है, और इसके ऊपर हमने एफ लिखा हुआ है। दिस सिंपली डिनोट्स दैट इट इज ए फंक्शन। सो 2 को 4 जोड़ रहा है, 3 को 6 जोड़ रहा है, 5 को 10 और 7 को 14 जोड़ रहा है। इस तरह के कनेक्शन को हम फंक्शन कहते हैं, क्योंकि हर एक वैल्यू 2, 3, 5, 7 का कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट है सेट बी के अंदर। ठीक है, और हर वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंगली हमें एक ही यूनिक वैल्यू मिल रही है, हमें 2 वैल्यूज नहीं मिल रही, इसलिए ये स्पेसिफिकली क्या हो गया, एक फंक्शन। रिलेशन में क्या है, अगर आप दूसरी जगह आप देखेंगे, ये फंक्शन इसलिए नहीं है, रीजन बीइंग यहाँ 7 के कॉरस्पॉन्डिंगली कोई आउटपुट नहीं है। ठीक है, सो दिस इज व्हाई इट इज अ रिलेशन, इट इज नॉट अ फंक्शन। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, एग्जाम्पल 1 अगर हम लेके चलते हैं, सपोज हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब करके है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब करके हमारे पास एक फंक्शन है। हमारे पास एक वैल्यू दे रखी है, जो हमारे पास सेट ए है उसमें है वैल्यू -1, 0, 1, और जो सेट बी है उसके अंदर हमारे पास वैल्यू है 0, 1, 2, 3। तो आप मुझे बताइए क्या ये फंक्शन है या नहीं, बताइए। आप इन 2 वैल्यूज को लिख लीजिए, हाँ, इसको आप सॉल्व कीजिए अपनी नोटबुक में और मुझे बताइए बेटा, क्योंकि मैं बेसिक्स पे आपके पहले काम करना चाहता हूं।
बेसिक्स हमारे क्लियर हो जाएंगे तो हम हायर ऑर्डर के जो कंसेप्ट्स हैं वो बिल्कुल पानी की तरह क्लियर कर देंगे। हाँ, तो अब बताइए मुझे, क्या ये फंक्शन है या रिलेशन है, क्या है ये चीज़? -1 0 1 के कॉरस्पॉन्डिंगली बताइए। सो ये एक सेकंड -1 सो रिलेशन है। ये रिलेशन है, ये फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग सो बिकॉज हाँ सो उसकी हर वैल्यू की सेट ए की वैल्यू बी से मैच नहीं करती। देखिए -1 को अगर आप पुट करते हैं तो -1 के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या है? -1 से -1। क्या -1 है बी में? नहीं है sir। तो इसलिए ये फंक्शन नहीं। सेट ए के कॉरस्पॉन्डिंग जब आउटपुट ही नहीं मिल रहा हमें सेट बी के अंदर, तो क्या ये फंक्शन नहीं है? 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 0 है, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 है, 2 और 3 एक्स्ट्रा वैल्यूज हैं, ठीक है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन -1 के कॉरस्पॉन्डिंग -1 की जो वैल्यू है वो सेट बी में नहीं है, इसीलिए ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन है। एंड आपने बिल्कुल सही बोला, इट इज अ रिलेशन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा f(x) इज इक्वल टू ±√(x). यहाँ आप बी अगर देखेंगे क्वेश्चन नंबर बी, सो यहाँ हमारे पास फिर 0 1 2 है और कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे पास -2 -1 0 1 2 ये जो वैल्यूज हैं। अब बताइए क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है? एक सेकंड नो सर। रीजन? So because if we put the value of 1 or √2 so output वाले सेट में हाँ, 1 और 2 के आउटपुट वैल्यू नहीं है। देखिए 1 के कॉरस्पॉन्डिंग तो वैल्यू है, 1 का अंडर रूट क्या होता है? √1, तो √1 की वैल्यू 1 ही आती है, तो +-1 आएगा, तो 1 भी है -1 भी है। लेकिन 2 के कॉरस्पॉन्डिंगली √2 और -√2 दोनों वैल्यूज नहीं है, तो इसीलिए हाँ, तो जब हम f(2) डालते हैं तो आउटपुट में वैल्यू आना चाहिए था +-√2, वो +-√2 नहीं है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है, ये एक तरह का रिलेशन है। लेट्स मूव ऑन टू सी, क्वेश्चन नंबर सी पे देखिए, क्या ये फंक्शन है? यस सर। ये फंक्शन है, बताओ। यस सर है। है, क्योंकि 0 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 0 आएगी, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग -1 एंड 1 एंड 4 के कॉरस्पॉन्डिंगली +-2, तो +-2 दोनों है, +2 भी है -2 भी है, दोनों वैल्यूज हैं, तो इसलिए ये फंक्शन है। डी के कॉरस्पॉन्डिंगली आ जाइए, डी के कॉरस्पॉन्डिंग भी वैल्यूज हैं हमारे पास, ठीक है। 0 पे 0 आएगा, 1 की जगह पर -1 और फिर -1 का माइनस ले लेंगे तो 1 और -1 आएगा आंसर। उसी तरह से 4 का भी अंडर रूट लेंगे तो -2 का फिर माइनस करेंगे तो 2 और -1 आएगा वैल्यू, तो 2 और -2 दोनों वैल्यूज हैं, तो इसलिए ये भी फंक्शन जो है हमारा डिफाइंड है। ठीक है, ओके। सो जब हम फंक्शन की बात करते हैं एज एन ऑर्डर्ड पेयर, सो फंक्शन इज ए सबसेट ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर, जो कि अभी जस्ट हमने बात करी थी कि ऑर्डर्ड पेयर जो रिप्रेजेंट करता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? रिलेशन को। A क्रॉस B किया था ना हमने, यस सर। A क्रॉस B किया था, तो A क्रॉस B के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी वैल्यूज आ रही हैं वो ये आ रही हैं, ठीक है। और फंक्शन जो होता है इसका हमेशा सबसेट होता है, ये जो वैल्यू देता है ये हमें रिलेशन की वैल्यू देगा, ऑल पॉसिबल रिलेशंस, ठीक है। और फंक्शन इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप हमेशा नोट करके रखिएगा कि फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ A क्रॉस B। एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें क्या देता है? वैल्यू, हमें वैल्यूज देता है रिलेशन की। ऑल पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम A टू B कैन बी फाउंड आउट विद द हेल्प ऑफ A क्रॉस B। हाँ, फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ every relation, it is a subset of relation, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंट्स रिलेशन, ऑर्डर्ड पेयर का जो भी वैल्यू बनता है, जैसे ये 1x 2x 3x 1y 2y 3y जो हमें मिल रहा है, ये क्या मिल रहा है? ये A से B के कनेक्शंस मिल रहे हैं हमें। 1 किसको कनेक्ट कर रहा है? x को, 2 किसको कनेक्ट कर रहा है? x को, 3 किसको कनेक्ट कर रहा है? x को, 1 किसको? y को, फिर 2y को, 3y को। तो ये जो कनेक्शंस हमें बता रहे हैं ये ऑल पॉसिबल कनेक्शंस है, ऑल पॉसिबल कनेक्शंस। और ऑल पॉसिबल कनेक्शंस का मतलब क्या है? रिलेशंस। और फंक्शन क्या है? स्पेसिफिक कनेक्शंस, स्पेसिफिक रिलेशंस।
which are subset of relation itself. So every function is a relation, but every relation is not a function as per the definition of function. लेकिन सर ordered pair में सर function is a subset of relation. हाँ, सबसेट है. ऑर्डर्ड पेयर जो है ऑर्डर्ड पेयर का सबसेट होता है. अब ये जो सबसेट है, अगर आपने शॉर्ट सेट थ्योरी पढ़ी है तो सबसेट जो है वो या तो पूरी वैल्यू के बराबर हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है. ठीक है ना. जैसे कि अभी हम यहाँ देख रहे हैं, आप इसको देखिए, तो यहाँ हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आई, 1, x, फिर 2, x और 3, y. तो ये जो वैल्यू है ये फंक्शंस के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज है. अब आप ये देख लीजिए, ये सारी वैल्यूज क्या यहाँ पर है, इसका सबसेट है, इसका सबसेट है. तो दैट्स व्हाई आई हैव सेड कि फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ अ रिलेशन. ठीक है. सो एक फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, पहली चीज वो सबसेट होता है a क्रॉस b का. ठीक है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं समझाना चाहता हूं यहां पर वो है नोटेशन. ठीक है. इसको मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूं, देखिए, इसको गौर से देखिएगा. ये आपको कोई भी रिलेशन समझने में आपको हेल्प करेगा. कोई भी मैथमेटिकल नोटेशन है उसको समझने में मदद करेगा. जब हम उल्टा ए रिवर्स करके इनवर्स करके हम ए को बनाते हैं, इसका मतलब होता है फॉर ऑल. ठीक है. ठीक है. इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, बिलोंगिंग टू. ये इसका मतलब है फॉर ऑल, जो हमने ए लिखा है, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू, इसका मतलब होता है बिलोंगिंग टू कैपिटल ए. ठीक है. देयर एग्जिस्ट, इस वैल्यू का मतलब है देयर एग्जिस्ट, जो हम ई बना रहे हैं उल्टा करके. ठीक है. इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट बी बिलोंगिंग टू, इसका मतलब होता है बिलोंगिंग टू बी. इसका मतलब होता है या तो हम एरो ले ले या हम ये ले ले कॉलन. ठीक है. या तो हम इस तरह का जो डंडा है वो ले लें या हम ये 2 डॉट्स ले लें. तो इसका मतलब होता है सच दैट बी इज अ फंक्शन. तो इस पूरी नोटेशन का जो मतलब है वो मतलब मैंने हाईलाइट कर दिया है येलो के अंदर. ठीक है. तो इसको हाँ, तो इसको आप एक बारी जरूर लिख लीजिए अपनी नोटबुक के अंदर. इसका मतलब सिंपली ये है, फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंगिंग टू कैपिटल ए देयर एग्जिस्ट स्मॉल बी बिलोंगिंग टू कैपिटल बी सच दैट स्मॉल बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए. ठीक है. सो ये एक मेथोडोलॉजी है जिससे कि हम किसी भी रिलेशन या फंक्शन को डिनोट करते हैं मैथमेटिकली. इसलिए मैथमेटिक्स की भाषा हमें आनी चाहिए, मैथमेटिक्स की जो नोटेशन है वो हमें आनी चाहिए, तभी हम किसी चीज को रीड कर पाएंगे प्रॉपरली. सो कैपिटल ये जो ए हमने लिखा हुआ है रिवर्स करके, इसका मतलब फॉर ए होता है. इसका मतलब होता है बिलोंगिंग टू, इसका मतलब होता है बिलोंगिंग टू. और इसका मतलब क्या होता है, देयर एग्जिस्ट, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट बिलोंगिंग टू. ठीक है. और इसका मतलब सच डैट, इसका मतलब होता है सच डैट. ठीक है. इसकी जगह पर मैं चाहे से कॉलन भी ले सकता हूँ. ठीक है. इस एरो की जगह या तो ये यूज कर लो या ये यूज कर लो, दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं फॉर सच डैट. ठीक है. अच्छा, अब इसकी ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन की हम बात करते हैं. ठीक है, कि फंक्शन है या नहीं है. ठीक है. सो कैसे पता चलेगा कि फंक्शन है या नहीं है. देखो, सपोज कोई भी कर्व है. Sir, if every input have a output value, it is a function. हाँ, नहीं, एवरी इनपुट हैज अ आउटपुट वैल्यू, इट इज अ फंक्शन. बट आप मुझे ये बताइए, देखिए ये जो है यहाँ अगर हम देख रहे हैं ये वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंगली एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हम एक लाइन खींच रहे हैं. ये हमारा कोई कर्व है, ये हमारा कर्व है. ठीक है. अगर एक्स एक्सिस से पैरेलल अगर हम कोई भी लाइन खींचते हैं, जैसे मैंने ये लाइन खींची है, ये कर्व को सिर्फ एक ही पॉइंट पे काट रही है. ठीक है. तो अगर ये, हाँ, ये लाइन परपेंडिकुलर है, हम लाइन को परपेंडिकुलर ही खींच रहे हैं. एक्स एक्सिस के पैरेलल मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल हम एक लाइन खींच रहे हैं और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं.
अगर ये लाइन कर्व को सिर्फ और सिर्फ एक जगह पर इंटरसेक्ट करती है तो ये फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। और अगर अगर जैसे सपोज यहाँ है, अगर अब यहाँ पर मैं x इक्वल टू 1 पे अगर मैं एक लाइन परपेंडिकुलरली खींचूं तो देखिए एक जगह तो इसने यहाँ काटा और दूसरी जगह यहाँ काटा, तो ये फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि x1 के कॉरस्पॉन्डिंगली हमें आउटपुट क्या मिल रहे हैं, y1 एंड y2, y1 भी मिल रहा है और y2 भी मिल रहा है। यस, देयर कैन नॉट बी टू आउटपुट्स, इसलिए ये हमारा फंक्शन नहीं है, ये ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है जो हमने अभी जस्ट सीखा है, उसका ग्राफिकली रियल लाइफ में हम कैसे यूज करते हैं मैथमेटिक्स को, ये उसका यूज दिखा रहा है हमें, जो अभी हमने सीखा है। ये समझ में आया आपको? हाँ। और ऐसे ये सर आ गया। और सर ऐसे हमने जो ऊपर जो एग्जांपल्स दिए थे उसमें बताओ। इनपुट में जैसे 2 और 3 वैल्यू थी और दोनों का आउटपुट x था। हाँ, 2 और 3, हाँ 2 और 3 जैसे ये आउटपुट, ये हमें वैल्यू मिल रही है। अब जैसे सपोज हम ग्राफ ले लें, मैंने आपको बोला था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, या एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैं एक कर्व ले लेता हूँ जैसे सपोज, ठीक है, ऐसे अगर मैं कोई ले लूँ वैल्यू, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली आप ये देखेंगे, ये अगर वैल्यू है और ये अगर वैल्यू है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली वैल्यू हमारी क्या आ रही है, 1 ही आ रही है ना। यहाँ पर आप देखिए, आप -1 ले लीजिए और यहाँ 1 ले लीजिए, ठीक है, इनके कॉरस्पॉन्डिंगली देखिए वैल्यू क्या आ रही है आपकी, 1 ही आ रही है। तो इसका जो कर्व होगा ये ऐसा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर f ऑफ -1 आप करेंगे तो भी 1 आएगा और f ऑफ 1 आप करेंगे तो भी 1 ही आएगा, अगर इस रिलेशन में आप पुट करें, इस फंक्शन में आप पुट करें एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ये समझ में आ गया बेटा आपको अच्छे से? क्लियर हो गया? डेफिनेशन क्या है? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, एफ एक्स का फंक्शन, हाँ एफ एक्स का अगर हमने एक्स क्यूब ले लिया तो वो फंक्शन नहीं है, वो फंक्शन नहीं होगा हमारा, कॉरस्पॉन्डिंगली वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। वो फंक्शन कब होगा, जब उन वैल्यूज को हम डोमेन में रिप्रेजेंट करेंगे। देखो सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, सो एफ ऑफ -1 अगर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं तो -1 आनी चाहिए, और एफ ऑफ 1 अगर मैं पुट कर रहा हूं तो 1 आनी चाहिए। अगर ये दोनों वैल्यूज मेरे पास सेट में है, मेरे पास सेट में है, देखिए -1 के कॉरस्पॉन्डिंगली वैल्यू यूनिक आ रही है ना, -1 ही आ रही है ना, ऐसा तो नहीं मिल रहा मुझे +-1 तो नहीं मिल रहा ना, वैल्यू तो यूनिक ही आ रही है, और 1 के कॉरस्पॉन्डिंगली वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है, क्लियर है। 0 को कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 0 आ रही है। सो अगेन वी आर गेटिंग अ यूनिक वैल्यू इन आउटपुट सेट, और कॉरस्पॉन्डिंग टू इनपुट वी आर गेटिंग एन आउटपुट। ऐसा तो है नहीं कि ऐसी तो कोई वैल्यू नहीं है x के अंदर जो जिसपे x क्यूब डिफाइंड नहीं है। x क्यूब इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। आप इसमें -1 डालिए, 0 डालिए, -8 डालिए, -5 डालिए, -4 डालिए, कोई भी वैल्यू डालिए, इसके कॉरस्पॉन्डिंगली आपको कोई ना कोई आउटपुट मिलेगा, और जो आउटपुट मिलेगा वो रियल नंबर होगा, ठीक है। सो इसका डोमेन भी डिफाइंड है और इसका जो रेंज है, रेंज भी डिफाइंड है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया आपको? ऐसे ही सर अगर हमने रेंज, ये सर हाँ सर जो रेंज है हमारी, सर हाँ रेंज के हमने ब्रैकेट में जैसे हमारे जो सारे आंसर दिए हैं, सर इनपुट के सारे आउटपुट दिए हैं, हाँ लेकिन सर मतलब एक दो एक्स्ट्रा वैल्यू दी है। हाँ हाँ, वो हो सकती है। So is it differ that is that differ that it is a function or a relation or it remains a function? नहीं, इट कैन बी अ फंक्शन, एंड व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, वही मैं अब बताने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि आप ये देखिए, अब हम आगे जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस, कि टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या है। पहले हम बात करते हैं 1-to-1 फंक्शन क्या होता है। तो 1-to-1 फंक्शन आप देख रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग टू each and every value which is defined in A, there is a corresponding output value, ठीक है, ये है। अच्छा, R के कॉरस्पॉन्डिंगली 4 है, H के कॉरस्पॉन्डिंगली 2 है, O के कॉरस्पॉन्डिंगली 1 है, Q के कॉरस्पॉन्डिंग 5 है, लेकिन ये 8 है, ये बच गया हमारा, ठीक है। सो इस तरह के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, 1-to-1 रिलेशन बोलते हैं। ये जो रिलेशन है ये 1-to-1 है। देखिए
एक के कॉरस्पॉन्डिंगली एक है, ऐसा नहीं है कि दो वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंगली एक ही आउटपुट आ रहा हो। जैसे कि यहां आप देखिए एच और ओ के कॉरस्पॉन्डिंगली आउटपुट जो आ रहा है हमारा 2 आ रहा है। तो ये 1-to-1 फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट अ 1-to-1 फंक्शन। 1-to-1 का मतलब क्या है कि डोमेन में भी एक ही वैल्यू है और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली आउटपुट में भी हमें एक ही वैल्यू मिल रही है, और जो वैल्यू मिल रही है उसके साथ फिर और कोई एक्स की वैल्यू अटैच्ड नहीं है। लेकिन यहां आप देखिए, यहां पर जैसे 2 है, 2 के कॉरस्पॉन्डिंगली जो हमें इनपुट मिल रहा है ए में वो क्या है एच, और 2 के कॉरस्पॉन्डिंगली एक और इनपुट है जो कि है ओ। तो इसलिए ये 1-to-1 फंक्शन ही है। 1-to-1 फंक्शन कौन से होते हैं? जहां पर सिर्फ 1-to-1 रिलेशन स्टैब्लिश्ड है। यहां पर देखिए 1-to-1 रिलेशन नहीं है ना, एच के लिए भी कॉरस्पॉन्डिंगली आउटपुट 2 है और ओ के कॉरस्पॉन्डिंगली आउटपुट 2 है। ठीक है, समझ में आया 1-to-1 फंक्शन क्या होता है? तो ये वन ऑफ द टाइप है, ये वन ऑफ द टाइप है। ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं मैनी टू वन के बारे में। मैनी टू वन की आप डेफिनेशन पहले आप समझिए। मैनी टू वन क्या कहता है कि अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन है जो कि सेट ए को सेट बी से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, जहां सेट ए को हम डोमेन बोल रहे हैं और सेट बी को हम रेंज या कोडोमेन बोलते हैं। तो यहां पर अगर आप वैल्यूज देखेंगे, सेट ए के अंदर ऐसे कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं जैसे x2 और x3, ऐसे कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं जिनका कॉरस्पॉन्डिंगली आउटपुट एक ही है। जैसे कि x2 की वैल्यू अगर मैं डाल रहा हूं तो आई एम गेटिंग आंसर fx2, और x3 को भी अगर मैं डाल रहा हूं तो अगेन आई एम गेटिंग द सेम आंसर fx2। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, टू हमारे पास दो वैल्यूज हैं x2 x3, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो क्या है, fx2। ठीक है, तो एक से ज्यादा हो गया, ऐसा भी हो सकता था कि x1 के भी कॉरस्पॉन्डिंगली वैल्यू यही है। तो इस तरह के कनेक्शन को, इस तरह के फंक्शन को हम बोलते हैं मैनी टू वन, मैनी टू वन फंक्शन, मैनी टू वन फंक्शन। ठीक है, ये समझ में आया आपको मैनी टू वन क्या है? जब बहुत सारी एक से ज्यादा वैल्यूज का कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट एक ही हो जाए। ठीक है, जैसे कि इस केस में fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। अब यहां पर -1 के भी कॉरस्पॉन्डिंगली वैल्यू 1 आ रही है और 1 के कॉरस्पॉन्डिंगली वैल्यू 1 आ रही है, तो दिस इज अ मैनी टू वन फंक्शन। तो दिस इज अ मैनी टू वन फंक्शन। ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं ऑन टू की क्या डेफिनेशन होती है। ऑन टू का मतलब क्या होता है? ऑन टू का मतलब होता है कि देर इज नो एलिमेंट इन दी कोडोमेन। कोडोमेन हमारी कौन सी है? ये आउटपुट सेट। आउटपुट सेट के अंदर हमारे पास जो वैल्यूज हैं, अगर कोडोमेन, देर इज नो एलिमेंट इन कोडोमेन जिसकी कोई प्री इमेज ना हो। ठीक है, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे पास x या a के सबसेट में कोई वैल्यू ना हो, तो हम उसे ऑन टू बोलते हैं। अदरवाइज इसे हम क्या बोलेंगे? इनटू। मैपिंग दो तरह की होती है बेटा, एक होती है ऑन टू मैपिंग और एक होती है इनटू मैपिंग। ठीक है, अगर आउटपुट के कॉरस्पॉन्डिंगली कोई ना कोई इनपुट है, कोई ना कोई इनपुट है, तो हम उसे बोलते हैं ऑन टू मैपिंग। जैसे बी के कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे पास कितने इनपुट हैं? 2 भी हैं और 3 भी है, तो ये क्या हो गई? ये ऑन टू मैपिंग हो गई। ठीक है, क्लियर है? ये समझ में आया? और यहां पर अगर हम देखें इनटू फंक्शन को, अगर हम देखें तो देखिए यहां पर सी के कॉरस्पॉन्डिंगली कोई इनपुट है? नहीं है, कोई इनपुट नहीं है। तो इस तरह की मैपिंग को हम क्या बोलते हैं? इनटू फंक्शन। बट आप एक चीज को यहां पर नोट कीजिए, देखिए क्या फंक्शन ये है? हाँ, ये फंक्शन है, क्योंकि 1 के कॉरस्पॉन्डिंगली आउटपुट मिल रहा है, 2 के कॉरस्पॉन्डिंगली आउटपुट मिल रहा है और 3 के कॉरस्पॉन्डिंगली भी आउटपुट। दैट मीन्स पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई फंक्शन की कि हर एलिमेंट का कोई ना कोई आउटपुट होना चाहिए, और दूसरा जो भी आउटपुट मिल रहा है वो यूनिक होना चाहिए, तो आउटपुट यूनिक मिल रहा है मुझे। तो फंक्शन तो है ये, लेकिन ये किस तरह का फंक्शन है? ये इनटू फंक्शन है। व्हाई इट इज इनटू फंक्शन? बिकॉज सी के कॉरस्पॉन्डिंगली कोई प्री इमेज नहीं है। अब यहां पर प्री इमेज की बात आई है, प्री इमेज। सर एक क्वेश्चन था सर मेरा। हाँ सर आपने जैसे कहा है कि सर यूनिक इमेज मिल सकती है, तो हाँ सर अगर ऐसे अगर हम मतलब सिर्फ हमारे पास जो डोमेन होता है वो 2 और 3 होता, और हाँ हमारे पास जो रेंज है वो सिर्फ B और C होती है,
हाँ तो सर 2 और 3 का सर एक सॉल्यूशन और सर C का सॉल्यूशन है। हाँ, तो सर उस ये केस में भी क्या ये है? यूनिक है ना, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मुझे प्लस बी और माइनस बी मिल रहा हो। ठीक है ना, अच्छा। समझ में आया? यूनिक आउटपुट का आया मतलब है सर। कि आउटपुट हमारा एक ही है। ठीक है, हम्म, ऐसा नहीं हो, देखो मैं इसको समझाता हूं, इसको और अच्छे से मैं ड्रॉ करके समझाता हूं, फिर ये समझ में आएगा आपको। देखो, ये चीज ऐसे नहीं है कि हमारे पास ये सेट है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, और यहाँ पर मेरे पास 4 5 6 है। सो ऐसा ना हो कि 1 की कॉरस्पॉन्डिंगली वैल्यू 4 भी आ रही हो और 1 की कॉरस्पॉन्डिंगली वैल्यू 6 भी आ रही हो। एक ही एलिमेंट के दो आउटपुट निकल रहे हो, 4 और 6, तो यहाँ पर वैल्यूज क्या हो गई, यहाँ ये यूनिक नहीं है, दिस इज नॉट यूनिक। हाँ ये यूनिक नहीं है क्योंकि यस कभी वैल्यू 4 मिल रही है, कभी वैल्यू 6 मिल रही है। तो जब ऐसा होता है, इसे हम फंक्शन नहीं बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, रिलेशन। ये हमारा रिलेशन है। यही बेसिक डेफिनेशन है फंक्शन और रिलेशन की। समझ गए? समझ आया आप? यस सर। हाँ। यही आया सर। सर यही आपने बताया था कि हम्म। एक इनपुट वैल्यू की दो आउटपुट वैल्यू में हाँ, से एक सर दो इनपुट के आउटपुट कॉरस वैल्यू हाँ की और लेकिन दो इनपुट वैल्यू की हाँ लेकिन आउटपुट। एक आउटपुट के कॉरस्पॉन्डिंगली दो इनपुट हो सकते हैं। उसी को हम क्या यस बोलते हैं, यस। उसी को ही हम बोल रहे हैं ना, मैनी टू वन। यहां पर क्या है, ये मैनी टू वन फंक्शन है ना, 2 और 3 बी को कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो ये क्या है, मैनी टू वन एंड इनटू फंक्शन। मैनी टू। मैनी टू वन यस एंड इनटू, क्योंकि ये मैनी टू वन भी है और और सर इनटू है, तो जो इसलिए हमने मैनी टू वन एंड इनटू फंक्शन। हाँ। और सर जो हमने सब जो पहले वाला लिया 1 2 3 एंड ए बी, तो सर वो मैनी टू वन और ऑन टू फंक्शन। यस, मैनी टू वन एंड दिस इज ऑन टू फंक्शन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। मैनी टू वन एंड ऑन टू क्यों, क्योंकि यहां पर कोई भी आउटपुट ऐसा नहीं है जिसकी कॉरेस्पॉन्डिंगली हमें इमेज ना मिल रही हो, प्री आउटपुट। इमेज ना। तो प्री इमेज का मतलब यहां पर क्या है, एक्स। प्री इमेज का मतलब है एक्स इमेज, इसको हम इमेज भी बोलते हैं, ये भी याद रखना। 1 का इमेज क्या है, ए। 2 का इमेज क्या है, बी। 3 का इमेज क्या है, बी। बी का प्री इमेज क्या है, 3। और बी का प्री इमेज क्या है, 2। ए का प्री इमेज क्या है, 1। समझ में आ गया? क्लियर है? तो आ गया सेट सर। ऑफ ऑल इमेजेस इज आउटपुट सेट, जिसे हम क्या कहते हैं, रेंज या कोडोमेन। एंड सेट ऑफ ऑल प्री इमेज वैल्यूज को हम क्या बोलेंगे, डोमेन। ठीक है जी, क्लियर है? आई होप थिंग्स आर यस क्लियर टू यू। ओके। यस सर। तो मतलब प्री इमेज वैल्यू हो गई डोमेन एंड हाँ, इमेज उन वैल्यू सबके हो गई कलेक्शन, रेंज। यस, उनके कलेक्शन को हम बोलेंगे डोमेन, और इमेज के कलेक्शंस को हम बोलेंगे कोडोमेन या रेंज। तो ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन प्लीज लिख लो आप। इनटू फंक्शन और मैपिंग में क्या होता है, if at least one element of B is not the image of an element of A, that is all the elements of B are not the images, then the function f is called into function. And onto function क्या होता है, if every element of B is image of some element of A, then f is called an onto function. और यहाँ नोट करने वाली बात है कि आपकी जो मैपिंग होती है, या तो वो इनटू हो सकती है या वो ऑन टू हो सकती है। ठीक है, लिख लीजिए। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही हैं और मेरी वॉइस आपके पास क्लियरली आ रही है, कोई ब्रेक तो नहीं आ रहा? ठीक है। देखिए हो गया बेटा? सो अब हम बात करेंगे, थोड़ा सा और एडवांस पे जाते हैं। सो 1 1 ऑन टू, 1 1 इन टू, मैनी 1 ऑन टू एंड मैनी 1 इन टू। ठीक है, इनके डायग्राम्स आप बना लीजिए, एक्सप्लेनेशन तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। 1 1 है फंक्शन x, मतलब ये हमारा जो पहला जो सर्कल है, ये बेसिकली किसको डिनोट कर रहा है, a को, और ये जो दूसरा वाला है ये b को। तो ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, ये a है और ये b है। अब a के हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंगली, और ये 1 to 1 कनेक्शन है। सपोज ये वैल्यू हमारी 1 2 3 है और ये वैल्यू हमारी 4 5 6 है।
1 2 3 every one हाँ input has only one output value. यस, लेकिन यहाँ आप देखिए यहाँ 7 के कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे पास कोई प्री इमेज नहीं है, सो इसलिए ये क्या हो गया, ये इनटू फंक्शन हो गया। 1 to 1 तो है, 1 के कॉरस्पॉन्डिंगली 4 है, 2 के कॉरस्पॉन्डिंगली 5 है, 3 के कॉरस्पॉन्डिंगली 6 है, तो 1 to 1 तो है, लेकिन ये ऑन टू नहीं है क्योंकि 7 के कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे पास कोई प्री इमेज नहीं है ए के अंदर, ठीक है, इसलिए ये इनटू हो गया। सिमिलरली अब मैनी टू 1 हम कर लेंगे, यहाँ पर भी हम वैल्यूज ले लेते हैं 1 2 3, और यहाँ हम वैल्यूज ले लेते हैं 4 and 5, यहाँ पर भी 1 2 3, और यहाँ 4 5 एंड दिस वैल्यू 6। तो 6 के कॉरस्पॉन्डिंगली क्योंकि प्री इमेज नहीं है हमारे पास, इसलिए ये इनटू फंक्शन है, ये वाला हमारा इनटू है, और मैनी टू 1 तो हमें नजर ही आ रहा है। ऊपर वाला भी मैनी टू 1 फंक्शन है, और क्योंकि 4 और 5 के कॉरस्पॉन्डिंगली प्री इमेजेस हैं सेट ए के अंदर, सो इट इज मैनी टू 1 ऑन टू फंक्शन, ठीक है। सो ये डेफिनेशंस आपको क्लियर हो गई हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। तो मैं डायग्राम बना रहा हूँ। हाँ डायग्राम्स बना लीजिए, बना लीजिए। Yes, sir, done. डन, ओके। सो लेट्स मूव फर्दर, थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं वो देना चाहता हूँ आपको। सपोज़ मेरे पास एक क्वेश्चन है, ये एग्जांपल नंबर 3 आप देख रहे हैं, Yes. ये हमने एक एग्जांपल ले लिया है। यहाँ पर y इज इक्वल टू log 10, ऊपर ब्रैकेट के अंदर ये जो वैल्यू है x माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 माइनस अंडर रूट ऑफ x प्लस 5 का क्यूब रूट। इसका अगर मुझे डोमेन निकालना हो तो डोमेन कैसे निकालेंगे, हाउ वी विल फाइंड डोमेन, डोमेन कैसे निकालेंगे। अब बात आ गई, अभी हमने ये तो सीख लिया कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, इन टू फंक्शन ऑन टू फंक्शन क्या होता है, लेकिन डोमेन कैसे निकालते हैं और रेंज कैसे निकालते हैं इसका तरीका है। तो डोमेन कैसे निकालें बताइए, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लिख लो पहले, फिर हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए। डोमेन में हम हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं। हिट एंड ट्रायल, चलो ठीक है, आप हिट एंड ट्रायल करके मुझे आंसर देना इसका, निकालो एक बारी हिट एंड ट्रायल करो, उसके बाद में आप करना। इससे पहले ये डेफिनेशन है डोमेन और कोडोमेन की एंड रेंज ऑफ फंक्शन की, ठीक है, ये मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि ये आपको क्लियरली बताएगा कि फ़र्क क्या है। सो डोमेन क्या है, वो सारी वैल्यूज़ का कलेक्शन जो कि सेट ए के अंदर है, ठीक है, और जिनके कॉरस्पॉन्डिंगली हमें आउटपुट मिल रहा है, उन सारी वैल्यूज़ के कलेक्शन को हम क्या बोल देते हैं, डोमेन बोलते हैं, ठीक है। और सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन। नोट, यहाँ एक चीज़ जो नोट करने वाली है वो क्या है, कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन, ठीक है। कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं चाहे वो उनका प्री इमेज हो या ना हो, उनको हम बोलते हैं कोडोमेन। और रेंज क्या होता है, रेंज वो होता है वो आउटपुट जिनके कॉरस्पॉन्डिंगली हमें क्या मिल रहा है, हमारी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, यहाँ अगर मैं कोडोमेन की बात करूं तो कोडोमेन में आएंगे 4 2 1 5 8, ठीक है, लेकिन रेंज में क्या आएगा, 4 2 5 एंड 1, 4 2 1 5, यहाँ 8 नहीं आएगा देखो। तो इसलिए मैंने कहा था कि रेंज और कोडोमेन अलग होती है। कोडोमेन मतलब वो सारी वैल्यूज बी की वो सारी वैल्यूज का कलेक्शन, उनको हम कोडोमेन कहते हैं। और रेंज क्या है, वो डिफाइंड आउटपुट्स जिनके कॉरस्पॉन्डिंगली प्री इमेज हमारी एग्जिस्ट करती है। अब 8 के कॉरस्पॉन्डिंगली कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती ना, तो इसलिए इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेंज।
सो 8 इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेंज। डिफरेंस समझ में आया कोडोमेन का और रेंज का? आ गया सर। क्लियर हो गया? Yes, sir. सो So, ये मतलब हाँ, sir, codomain is mainly all the एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। set B. यस, Yes, sir. ठीक है, And sir, range is all the elements of जिनका set प्री B इमेज एग्जिस्ट outputs करता है। which have input. यस, विच हैव Yes, sir. Which have डिफाइंड इनपुट्स। ठीक है, सो मोटा मोटा जो समझने वाली चीज है वो यही है बेटा। ठीक है, नाउ Okay, sir. एल्जेब्रिक ऑपरेशंस भी हम कर सकते हैं। एल्जेब्रिक ऑपरेशंस, सपोज हमारे पास दो फंक्शंस हैं, अगर हम उनका प्लस माइनस दो फंक्शंस को ऐड करेंगे तो उस केस में क्या हो जाता है, डोमेन हमारी क्या हो जाती है, इंटरसेक्शन लेते हैं हम दोनों, मतलब ए की डोमेन और बी की डोमेन का इंटरसेक्शन लेंगे, कॉमन पोर्शन लेते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं तो दो फंक्शंस को अगर मैं ऐड कर लूँ, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब, तो इसकी जो डोमेन आएगी सपोज वो d1 है, इसकी जो डोमेन है वो d2 है, तो इस पूरे फंक्शन की मतलब fx की जो डोमेन होगी वो क्या होगी, d1 इंटरसेक्शन d2, मतलब d1 और d2 का कॉमन पार्ट। समझ में आया? ठीक है, ये समझ में आया। इसी तरह से अगर मैं दो फंक्शंस का प्रोडक्ट कर लूं तो भी हमें डोमेन जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, कॉमन पार्ट, ए और बी का जो कॉमन पार्ट होगा। अगर डिवीजन करूंगा तो अगेन यहां पर क्या इंटरसेक्शन मिलेगा मुझे, फिर ए और बी का। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, ऐसी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए डोमेन के अंदर, डोमेन में ऐसी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, मतलब x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए जिससे कि g ऑफ x हमारा जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि अगर fx को, अगर gx मेरा जीरो हो जाएगा तो एनीथिंग विच इज डिवाइडेड बाय जीरो इज अनडिफाइंड, इट इज अनडिफाइंड। क्योंकि वो अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए वी कैन नॉट मेक gx इक्वल टू जीरो, हम gx को जीरो नहीं कर सकते। सो उन सारी वैल्यूज को हम माइनस कर देंगे जिसपे gx जीरो होता है। ठीक है, या हम उसको कैसे लिखेंगे, gx शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, वो सारी वैल्यू जिसपे gx जो है वो जीरो ना हो रहा हो। एंड इंटरसेक्शन ऑफ a एंड b, मतलब इसकी डोमेन और इसकी डोमेन का कॉमन पार्ट, इंटरसेक्शन। ठीक है, ये समझ आया? लेकिन सर एक क्वेश्चन है सर मेरा इसमें। हाँ। जैसे फर्स्ट पार्ट में f प्लस g और f माइनस g है, उसका हाँ। हम डोमेन निकाल रहे हैं। हाँ तो सर उसमें तो हमने कॉमन ले लिया। हाँ, लेकिन सर मल्टीप्लिकेशन में कैसे कॉमन है, मतलब मल्टीप्लिकेशन में तो सर सिंपल जो ये बेटा ये एक प्रॉपर्टी है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास दो फंक्शन दिए हुए हैं fx और gx, ठीक है, आपको इसकी डोमेन पता है d1 और इसकी भी आपको डोमेन पता है d2, तो यू नीड नॉट मल्टीप्लाई। अगर आपका फंक्शन ऐसा है fx डॉट gx, ठीक है, और क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आप मुझे डोमेन दो, इसकी डोमेन दो, मुझे इसकी डोमेन से मतलब है, बट आपको पहले से ही पता है इन दोनों की डोमेन, तो आपको फंक्शन को मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको सिंपली क्या करना है, इन d1 और d2 का क्या लेना, कॉमन पार्ट लेना, दैट्स इट, दैट वुड बी योर आंसर। तो वो हम कैसे कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी। करके दिखा दो। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे सपोज हम एक वैल्यू लेते हैं, fx हमारा है एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा fx1 है और ये हमारा fx2 है, ये हमारा ले लो x की पावर 3, ठीक है। तो अगर आप दोनों की डोमेन्स देखेंगे, इसकी जो डोमेन है वो क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। एक्स क्यूब के कॉरेस्पॉन्डिंग भी हमें जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। तो आर इंटरसेक्शन आर आप करेंगे तो क्या मिलेगा, आर ही मिलेगा ना। तो अब चाहे आप इन दोनों फंक्शंस को ऐड कर लो या इन दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, या आप इस फंक्शन को डिवाइड, अगर आप ऐसे डिवाइड करते हैं एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर, तो यहां पर हम क्या करेंगे, सिर्फ उन वैल्यूज को हम यहां पर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे जहां पर x की वैल्यू जीरो ना हो। अब देखिए यहां पर हमारे पास आंसर क्या आ रहा था, आर आ रहा था, लेकिन यहां इस केस में डिवीजन वाले में जो फोर्थ पार्ट है, यहां पर हमारे पास क्या, आर माइनस जीरो। वाई? क्योंकि अगर x की वैल्यू जीरो होगी, x की वैल्यू जीरो होते के साथ ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगी, अनडिफाइंड है ये। तो हम
आर में से सिर्फ वो वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे जिन पर हमारा ये जो फंक्शन है ये अनडिफाइंड हो रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको, समझ में आया? अगर ये वैल्यू ऐसे होती एक्स स्क्वायर बाई एक्स क्यूब, इस केस में तो खैर कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि इसको आप काट दोगे तो आंसर आपका एक्स आएगा। तो यहाँ पर तो हमारे पास जो डोमेन है वो क्या आएगी, वो हमारे पास क्या आएगी, आर ही आएगी। एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर में हमारे पास आर आएगा। करेंगे तो सर 1/x आएगा ना। हाँ, यहाँ पर 1/x आएगा तो यहाँ पर हमें करना पड़ेगा r माइनस 0। ठीक है, क्योंकि 1/x है और 1/x अनडिफाइंड कब होगा, जब 1/0 हो जाए। तो ये 0 की वैल्यू हमें नहीं चाहिए डोमेन में, तो हम क्या करेंगे, r माइनस 0 और सर ऐसे। और सर जो हमने पहले करा था x³/x², तो हाँ। सर उसमें हमारा x आता सिर्फ। हाँ, एक्स क्यूब बाय, हाँ तो क्योंकि वो एक्स ऊपर है न्यूमरेटर में है तो एक्स की वैल्यू इसमें आप चाहे 0 डालो, 1 डालो, 2 डालो, कुछ भी डालो, वैल्यू डिफाइंड है। ठीक है, तो इसका वैल्यू हमारा आर ही रहता है, इसका वैल्यू हमारा आर ही रहता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको? ठीक है, सो बेटा आपका 1 घंटे का जो ट्रायल है वो ट्रायल मैंने ले लिया है। ठीक है, कैसा लगा आपको ट्रायल, ये बताइए, चीज़ें समझ में आई आपको?